बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स है, ये इकनॉमिक्स बी ए बी कॉम। कोर्स कोड है 0402 और ये मश्क नंबर 2 का सवाल नंबर 3। तंजीम की तारीफ़ और इसकी ज़रूरत और अहमियत बयान कीजिए। नेज़ आजिर के वज़ाइफ और तंजीम की किस्मों पर बहस कलमन कीजिए। Define organization and discuss its need and importance. Also enumerate and explain functions of entrepreneur and the different forms of organization in detail. अच्छा, आपको पता है कि जब कोई फर्म प्रोडक्शन करती है, कुछ कोई चीज़ प्रोड्यूस करती है, तो उसके अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? लैंड यानी नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर लगती है, कैपिटल सरमाया मशीनरी, प्लस ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योर यानी वो ऑनर, उस फर्म का ऑनर, ये सारे मिलते हैं तो कुछ प्रोडक्शन होती है और जो कुछ प्रोड्यूस होता है फिर वो मार्केट में सेल होने के लिए आता है। तो हमारा सवाल है इससे मुतालिक, एंटरप्रेन्योर्स, ऑर्गेनाइजेशन से, तंजीम से मुतालिक ये क्या होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यही असल है कि जो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जमा करता है ना। लैंड मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल लेगा, लेबर को हायर करेगा, कैपिटल सरमाया लगाएगा, अपना मशीनरी लेगा, ठीक है, फैक्ट्री की जगह लेगा। तो और ये असल में क्या है, ये तंजीम यानी ये ऑर्गेनाइजेशन असल है कि जो ये सब बाकी 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलाती है और ये फिर इसके ज़रिए फिर वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है, फैक्ट्री लगती है, फर्म बनती है और फिर वो सेल होती है और फिर वो अर्निंग करता है अपनी। ठीक, तो अब एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या है, इसका मतलब है वो एक पर्सन है। ही मैनेजेस द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो जो भी कुछ चीज़ प्रोड्यूस करने जा रहा है उस पूरा प्रोसेस को मैनेज करता है, उसको सुपरवाइज करता है, देखता है, चलाता है। और ही टेक्स रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्क तो है ना, अभी एक कोई चीज़ प्रोडक्शन करने जा रहा है, पता नहीं बिके या ना बिके, है ना, क्या इशूज़ आएँ और उस दौरान भी पता नहीं कितने ही उसको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी अप्रूवल्स लेनी पड़ेंगी मुख्तलिफ ऑफिस से वगैरह वगैरह। तो ये सारे रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो एंटरप्रेन्योर यानी ऑर्गेनाइजेशन लेती है। ठीक, द नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, तंजीम की ज़रूरत और इसकी अहमियत क्यों है, क्यों इसकी क्या ज़रूरत क्या है तंजीम की। दरअसल अब ये इसमें ये बताया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया है और क्योंकि इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है और डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब बगैर जो है आपकी नई टेक्नोलॉजी के और ये सारे इस तरह से ये सेटअप बना के फर्म्स का, तो ये प्रोडक्शन अगर ना हो तो ये डिमांड मीट नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस लिहाज से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसका फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिला के फिर प्रोडक्शन की तरफ जाता है। और इसका काम क्या होता है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ज़ाहिर है जो भी ओनर है, जो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका बिजनेस है, वो उसका काम, उसका जो टारगेट क्या होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। और उसके लिए फिर उसको क्या करना पड़ता है? टू ब्रिंग डाउन दी कॉस्ट, उसको अपनी जो लागतें हैं, जो कॉस्ट हैं, वो कम से कम करनी होती है ताकि उसको ज़्यादा डिफरेंस में ज़्यादा प्रॉफिट उसको मिले ना। और दूसरा, ऑर्गेनाइज़र या ऑर्गेनाइजेशन या वो जो जो ऑनर है फर्म का, वो ना खाली यही जो प्रोडक्शन को मैनेज नहीं करता कि जो प्रोडक्शन हो उसको सुपरवाइज करे और सारा कुछ हायर करे और लेबर हायर कर ले और ये सारा कुछ और सारा नज़र रखे, बल्कि साथ साथ इस जो कुछ प्रोड्यूस हो गया उसको सेल करना, ये भी उसकी जिम्मेदारी है ना, उसकी भी। ये दोनों उसी के ही काम है, सारा उसी के बिजनेस है ये। फंक्शंस क्या हैं? आजिर के वज़ाइफ यानी एंटरप्रेन्योर के, ऑनर के या ऑर्गेनाइजेशन के क्या काम क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, क्या करता है वो? ये इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ज़ाहिर है वही वही सोचता है कि जी हाँ मुझे कुछ ये काम करना है, कोई कारोबार करना है और कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, तो वो फिर वो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जमा करके और फिर वो ये काम करता है। सेटिंग मेरा, अच्छा। और ही हायर्स अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हमने बताया भाई 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, इसमें से एक तो वो खुद ही है, बाकी 3 क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल जो भी कुछ है, और लेबर और कैपिटल।
तो इन तीनों चीज़ों को वो जमा करके फिर अपनी जो है वो शुरू करता है प्रोसेस प्रोडक्शन का। ही मेक्स एन ऑप्टिमल कम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उनका बेस्ट कम्बिनेशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, लैंड लेबर कैपिटल का क्या हो, कितने लेबर हो, किस तरह की मशीनरी हो, ये सारा फिर ये डिसाइड करता है। ये शोल्डर रिस्क एंड अनसर्टिनिटीज, अभी ऊपर बात हुई है, ये सारे रिस्क कि ये सेल होगी नहीं होगी, और इस एस्टेब्लिश करने के लिए इस फर्म को उसके पता नहीं कितनी प्रोसेस हैं, कितनी अप्रूवल्स उसको लेनी है, कहाँ कहाँ ऑफिस से, वो सारा उसकी रिस्क भी हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो सारा कुछ करना। ये इंट्रोड्यूसेस न्यू टेक्निक्स एंड मेक्स एक्सपेरिमेंट, ज़रा नई नई टेक्निक्स इस्तेमाल करता है ताकि उसकी कॉस्ट कम से कम हो और वो उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। और उसके बाद ही फॉरकास्ट इवेंट्स टू डिटरमाइन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, वो फॉरकास्ट करता है, देखता है कि हाँ क्या क्या हालात हो सकते हैं, और उस हिसाब से वो अपनी प्रोडक्शन का स्केल जो है वो, ही फॉरकास्ट इवेंट टू डिटरमाइन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, कि कितने प्रोडक्शन करनी है, इन्हीं इवेंट्स को देखते हुए फॉरकास्ट करता है कि यही हो सकता है, उस हिसाब से फिर वो जो है वो प्रोडक्शन करता है। इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कितना उसको प्रोडक्शन करनी है, किस स्केल की करनी है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा करनी है, तो वो फ्यूचर की जो हालात सामने रखते हुए फिर वो उसके हिसाब से फिर वो प्रोडक्शन का काम करता है। ये डिस्ट्रीब्यूट्स इनकम अमंग द वेरियस फैक्टर्स प्रोडक्शन, एक तो वो खुद ही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और बाकी लैंड लेबर कैपिटल, यानी कि उसने कुछ जहाँ रॉ मटेरियल लिया है उसकी पेमेंट करनी है, जो उसने वेज हायर किए हैं लेबर और दूसरे ऑफिसर्स, उनको सैलरीज और वेजेस देनी है, कैपिटल को सरमाया अगर कोई लोन लिया तो ज़रा फिर अगर लिया तो फिर उस पर इंटरेस्ट देगा, हालांकि इंटरेस्ट तो आराम है बहरहाल, लेकिन ये अगर लिया हुआ है उसने तो सरमाया कहीं से, और अगर उसका अपना है तो बस ठीक है, बस फिर वो इस्तेमाल करेगा। तो ही डिस्ट्रीब्यूट्स इनकम अमंग दी अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएंगी यूनिट्स, वो मार्केट में सेल करेगा, वहाँ से जो कुछ उसको रेवेन्यू होगा फिर ज़्यादा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तनख्वाहें देगा, रेंट देगा, और जो जो दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको ज़रा पेमेंट करेगा, ये भी उसका काम है। अच्छा, ये तो हो गया कि ये एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन ये होता क्या और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अब ये कि किस तरह की तंजीमें हो सकती हैं, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। सबसे सिंपल तो ये है कि कोई एक ही बंदा हो, वही ऑनर हो उस फर्म का, वही मालिक हो, है ना, और वही सारे काम करे, और ये सबसे सिंपल केस है। और कॉम्प्लेक्स केस है ये जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज होती हैं, है ना, जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो कहलाती हैं, जिनके जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जिनके शेयर्स फ्लोट होते हैं, सेल परचेज होते हैं ना। तो पहली किस्म क्या है, द सिंगल एंटरप्रेन्योर, वाहिद हाजिर, यानी कंपनी का एक ही मालिक है, वही सारे फैसले उसी ने करने हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है उतना कोई लंबा प्रोसेस नहीं होता, ना कोई डायरेक्टर्स, खुद ही डायरेक्टर है, खुद ही ऑनर है, तो वो जल्दी जो अपने देखते हुए अपने हालात को वो कोई अच्छे बिजनेस के फैसले कर सकता है और जल्द कर सकता है ना। और उसकी अपने कस्टमर से इंटरेक्शन भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इतना कोई बड़ा स्केल पे ये काम नहीं होता ज़ाहिर है, तो वो कंट्रोल मैनेजेबल होता है उसके लिए। तो छोटे सेटअप के लिए ये जो है ना वाहिद आजर, ये बिल्कुल अच्छा सेटअप है। लेकिन इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जो फ़ायदे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल तभी होती है कि जब प्रोडक्शन किसी बड़े स्केल पे की जाए, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की जाए, तो फिर उसके अंदर ज़ाहिर बड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, बड़ी मशीनें लगती हैं, और काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मुख्तलिफ, यानी एक जो प्रोडक्ट बन रही है उसका एक हिस्सा एक जगह, दूसरा हिस्सा दूसरी जगह, तीसरा हिस्सा तीसरी जगह, और इस तरह से फिर वो बाद में एक जगह फिर वो सब कंबाइन हो गए, वो चीज़ फाइनल हो जाती है। तो इससे स्पीड अप होता है प्रोसेस, कॉस्ट कम आती है ना। तो लेकिन ये इस छोटे सेटअप के अंदर ये जो सिंगल जो आ जा रहा है एक, इस सेटअप के अंदर वो जो है वो ये इतना उसके पास फाइनेंस नहीं होता कि वो इतना बड़ी मशीनरी ले और ये करे। तो ये छोटे स्केल के लिए तो ठीक है, बड़े के लिए सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल इशूज़ ज़रा उसका इतना सरमाया तो नहीं हुआ इतनी बड़ा वो इन्वेस्टमेंट करे, और जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं इस तरह का काम करे। फिर इससे बढ़ के फिर अगली जो फॉर्म आती है कि पहले तो एक ही था, दूसरी फॉर्म यह है कि पार्टनरशिप कर ले, शराकत कर ले। एक तो खुद है, मतलब 3 4 5 बंदे मिल जाएं और वो कोई एक फर्म बना लें, और फिर कोई चीज़ जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो इसमें कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ 7 पर्सन कैन शेयर द प्रॉफिट, यानी पार्टनरशिप जो है वो 7 बंदे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं कि जो मिलके कोई कारोबार कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा फिर उनको शेयर करना होगा। अच्छा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो अनलिमिटेड होती हैं पार्टनर्स की,
यानी कि उस यानी उन्हें किसी एक का भी जो है पार्टनर की भी जो लायबिलिटी है उसका फर्म के हवाले से वो तमाम ही की कहलाएगी, है ना, वो किसी से भी रिकवर हो सकती है। उसके बाद है कि ये जो पार्टनर्स हैं मैक्सिमम 7, इसमें से हो सकता है कि कोई गैर हाजिर हिस्सेदार यानी स्लीपिंग पार्टनर्स भी हों, इन्होंने पैसे दे दिए हों लेकिन वो एक्टिवली खुद इन्वॉल्व ना हो उस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, तो ऐसा भी होता है, स्लीपिंग पार्टनर्स भी हो सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ज़ाहिर है जब ये एक से ज़्यादा जब होंगे, ये साथ जो होंगे अपना पार्टनर्स होंगे, तो फिर शिफ्टिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालना शुरू कर दें अगर कुछ गलत हो, है ना। दूसरा ये कि अगर कोई पार्टनर डाइज, अगर कोई पार्टनर मर जाए तो फिर क्या होता है, वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है ना, वो फिर कंटिन्यू नहीं हो सकती। फिर वो जो बाकी बचे हुए हैं वो फिर कोई नया एग्रीमेंट करेंगे और एक नई पार्टनरशिप बनाएंगे और फिर वो एक नया जो है वो काम शुरू होगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर मर जाए तो फिर वो पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकती, फिर वो डिसॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। इस पार्टनरशिप के अंदर शराकत में क्या है, इसमें हिस्सेदारों की जिम्मेदारी लामहदूद होती है जो कर्ज खाओं के लिए तशवीश का बायस बनती है ना। यानी एक की भी कोई जिसने कुछ कंपनी के लिए कुछ लिया तो वो सभी की लायबिलिटी बन जाएगा वो, ठीक है ना, किसी से भी रिकवर हो सकता है। फिर तीसरी जो बड़ी जो फॉर्म है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनीज, मुश्तरका सरमाए की कंपनियाँ। ये दो तरह की होती हैं, एक प्राइवेट और एक होती हैं, देखें, प्राइवेट लिमिटेड। जॉइंट स्टॉक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है और एक है पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड वो है जिनके शेयर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में फ्लोट करते हैं, है ना। कोई नई कंपनी जब बनती भी है तो उसका आईपीओ आता है ना, इनिशियल परचेज ऑफर, तो वो लोग फिर अपने वो शेयर्स भरते हैं और जिनका निकलता है वो पैसे देते हैं तो वो उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। या वैसे भी किसी का आप स्टॉक में जाके किसी के शेयर लेके आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन सकते, ठीक है ना, उसके हिस्सेदार बन सकते हैं, है ना, कंपनी के। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कम से कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50% हो सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, ठीक है, जो कि मिलके फिर कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिजनेस में। पब्लिक लिमिटेड के अंदर कम से कम 7 और मैक्सिमम ऑफ एनी नंबर, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। शेयर होल्डर जो होते हैं, ठीक है ना, वो तो आम बंदा भी हो सकता है, जो भी शेयर लेगा उस कंपनी का तो वो जो है उसका शेयर होल्डर बन जाएगा फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। और ये कंपनियां जो हैं ये किस एक्ट के तहत हैं, ये 1913 का कंपनी एक्ट है, उसके तहत ये बनती हैं, ज़रा जो भी रूल्स हैं उसके तहत ये इस्टेब्लिश होती हैं। अच्छा, और ये जो बड़ी कंपनियां हैं, ये जो स्टॉक कंपनियां हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करती हैं, तो ये सरमाया कहाँ से लेती हैं, पैसा कहाँ से लेती हैं, या तो शेयर्स फ्लोट करके लेती हैं, है ना, आईपीओ जो आता है, लोगों से पैसे लेके और लोग फिर शेयर होल्डर बन जाते हैं, या फिर डिबेंचर्स होते हैं। डिबेंचर्स जो हैं वो शेयर्स नहीं होते। डिबेंचर्स क्या होते हैं, शेयर तो ये कि अब कंपनी काम करना शुरू किया और अगर वो तो प्रॉफिट कमाएगी तो डिविडेंड मिल जाएगा शेयर होल्डर्स को, नहीं कमाएगी तो नहीं मिलेगा, है ना, और उसकी प्राइस भी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन डिबेंचर के अंदर जो डिबेंचर लेता है वो शेयर होल्डर नहीं होता, वो डिबेंचर होल्डर जो है वो फिक्स इंटरेस्ट लेता है, वो सूद लेता है, समझ लो भी सूद हो रही है, तो वो कंपनी से तय कर लेता है कि मुझे जी फिक्स इतना इंटरेस्ट चाहिए, भले कंपनी प्रॉफिट कर में आए या लॉस करे, लेकिन तो वो डिबेंचर होल्डर जो है वो जो पैसे दे के जो डिबेंचर लेता है कंपनी के, उसको फिर फिक्स मिलता है, भले कंपनी लॉस में क्यों ना जाए उसको देना ही पड़ता है, नहीं सूद लेता है फिर वो, हराम है। दे डू नॉट बेयर एनी रिस्क, यानी डिबेंचर वाले जो हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, दे डू नॉट बेयर एनी रिस्क ऑफ प्रॉफिट और लॉस लाइक ऑर्डिनरी शेयर्स। दे आर पेड इन एन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एट फिक्स्ड रेट, ठीक है ना, उसको उनको एक फिक्स रेट पे उन पे सूद मिल जाता है उनको, ठीक है, और जो भी टाइम पीरियड सेट होता है 6 महीने का है, साल का है, जिस हिसाब से भी होगा उनको मिल जाएगा वो। द अफेयर्स ऑफ सच कंपनीज आर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं सारे, ये जो स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज होती हैं इसके फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो कि वो उसको चलाते हैं इस कंपनी को। द कंपनीज इन अ पोजिशन टू प्रोड्यूस, हाँ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन वो यही कंपनियाँ ही कर सकती हैं, मुश्तरका सरमाई की कंपनियाँ ही कर सकती हैं, बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी मशीनियाँ लगा के और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और फिर ज़ाहिर है जब ये बड़ी टेक्नोलॉजी और ये बड़े लार्ज स्केल पे जब करेंगी तो मैंने बताया आपको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, यानी जब बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन होती है तो फिर फ़ायदे होते हैं, दो तरह के होते हैं, इंटरनल भी होते हैं क्योंकि उसने जो सरमाया लगाया है उसके हिसाब से वो टेक्नोलॉजी जो लगाई है तो उसके हिसाब से उसको कॉस्ट कम पड़ेगी, एक तो ये फ़ायदा होगा। और एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि वो जो एरिया है जहाँ वो एक तरह की बहुत सारी
जो फर्म्स लगी हुई हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उसकी वजह से फिर बहुत सारी वहाँ फैसिलिटीज़ आती हैं, वहाँ जो है अपना लोन सस्ता मिलना शुरू हो जाते हैं, और दूसरी फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट देती है ताकि वो इंडस्ट्री ग्रो करे ना। तो ये उसको एक्सटर्नल फ़ायदे भी होते हैं, और इंटरनल वो जो उसने अपना सरमाया लगाया है उसकी वजह से, जिसको टेक्नोलॉजी उसने ली है उसकी वजह से जो उसकी कॉस्ट कमाई है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के फ़ायदे होते हैं इकनॉमीज ऑफ स्केल के इस बड़े पैमाने पे मुश्तरका सरमाई की कंपनी में। डिसएडवांटेज क्या है कि क्योंकि बहुत बड़ा सेटअप होता है ना, पूरी मुल्कों को सप्लाई हो रही होती है, इवन की एक्सपोर्ट हो रही होती है, तो इसमें मिस अप्रोप्रिएशन और इस तरह के मसले हो सकते हैं। इसके अलावा जो और भी बिजनेस सेटअप्स हैं वो किस तरह के हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, कंज्यूमर कॉरपोरेशन हो सकती हैं, स्टेट इंटरप्राइजेस जैसे पीआईए और स्टील मिल, यानी जो कि गवर्नमेंट के जो इंटरप्राइजेज हैं जो वो भी बिजनेस करते हैं और कमाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया।